देखिए हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में दो सिद्धांत आपका रह गया है। एक है एक्सर ओलिन, है ना, एचओ थ्योरी, और दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी जो हैबरलर का है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ लेना है। दोनों में से एक आएगा ही, ठीक है, एक आपको आएगा ही। तो एक पढ़िए आज, फिर देखते हैं इसमें बचता है उसको भी पढ़ाते हैं आपको। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हमारा है एक्सर ओलिन थ्योरी, ठीक है, इसको बोलते हैं थ्योरी। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत है, आईटी का, इंटरनेशनल ट्रेड का है, ठीक है ना। इसको जो है इसका ओएच थ्योरी भी बोला जाता है, एच ओ थ्योरी, एक्सर ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, या इसको जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ आईटी, इंटरनेशनल ट्रेड। सामान्य संतुलन का सिद्धांत, सामान्य संतुलन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत, ठीक है। कई नामों से जाना जाता है। इसमें दो अर्थशास्त्री थे, एक थे हैक्सर, एक थे ओलिन, ठीक है। तो ये दोनों अर्थशास्त्री जो है सिद्धांत मिल कर दिए थे, ठीक है। एक्चुअल में जो हैक्सर साहब थे तो और एक ओलिन थे, ठीक है। ये 1919 में, 1919 में और 1936 में 33 में दोनों का सिद्धांत अलग अलग आया था, ठीक है। तो एक शिष्य थे इसके और एक जो है इसके गुरुजी थे। तो बर्टिन ओलिन जो है, ये जो बर्टिन, इसका नाम था बर्टिन ओलिन, ये 1933 में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किए और हेक्सर साहब जो है 1919 में ही दिए। ये इनके टीचर थे और इन्हीं से ये पढ़े थे और बाद में इनके सिद्धांत को रेक्टिफाई करके 1933 ये एचओ थ्योरी। इसलिए दोनों बेस इनका यही था, बेस एक्सर साहब का ही था और उसी आधार पर ये सिद्धांत को ओलिन साहब डेवलप किए है ना। रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल थ्योरी एक पुस्तक निकाले ओलिन साहब, बर्टिन ओलिन, और इसको भी ओलिन भी कहा जाता है। और उसके बाद ये सिद्धांत मान्य हो गया और बाद में इसे नोबेल प्राइज भी मिला था ओलिन साहब को इसी सिद्धांत पर। आज इसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत भी कहा जाता है इस सिद्धांत को। देखिए कई नाम से आएगा, अगर आपको वहां थोड़ा सा दिमाग बढ़िया से बारीकी से समझ के वहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने दिया था, तो इन्होंने क्या कहा, सिद्धांत की जो मूल बातें आई थी, मूल बातें ये आया था उसमें चूंकि ये पूरा सिद्धांत जो है 2x2 पर आधारित है। अर्थात क्या है, यानी 2 का मतलब हुआ 2 कंट्री, इस 2 का मतलब हुआ 2 कमोडिटी, 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। और यहाँ हो गया 2 कमोडिटी 2 गुड्स। इसलिए पूरे थ्योरी का नाम है 2x2, यानी कि दो देशों के बीच 2 साधन और 2 वस्तुओं का व्यापार होना, ये है। तो इसमें 2 देश हो गया, मान लेते ए और बी हो गई, ठीक है। 2 फैक्टर हो गया, लेबर और कैपिटल हो गया, एल एंड के हो गया, ठीक है। 2 गुड्स में हो गया, मान लेते हैं कि एक हमारा ये व्हीट है, गेहूं है, और दूसरा हमारा क्लॉथ है, ठीक है। एक हो गया व्हीट, हो गया लेबर इंटेंसिव, और क्लॉथ हो गया कैपिटल इंटेंसिव। इसमें पूंजी लगता है, इसमें मेहनत लगता है। तो कहा कि इन्होंने कहा कि 2x2 का थ्योरी लिया और 2x उन्होंने बताया कि अगर कोई 2 देश है आपस में, ठीक है, पहले इसको मिटा देते, तो बढ़िया से समझ लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चों को। तो कहा कि इन्होंने कहा कि 2 देश है आपस में व्यापार करेंगे, कब करेंगे, जब दोनों देश में लेबर और कैपिटल का संयोजन, है ना, होता है और दोनों देशों में, दोनों लेबर एंड कैपिटल के सहयोग से 2 तरह की वस्तुएं बनाई जाती है। इसमें जो है फैक्टर एबंडेंट की बात आती है, फैक्टर एबंडेंट, अर्थात इसका हिंदी हुआ साधन संपन्नता या प्रचुरता, ठीक है। तो कहा कि फैक्टर इन्डोमेंट की बात आती है ना फैक्टर इन्डोमेंट, इसको फैक्टर इन्डोमेंट थ्योरी भी कहा जाता है, इन्डोमेंट एबंडेंट थ्योरी भी कहा जाता है, बहुत तरह नाम है इसका, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो कहा कि साधन संपन्नता, तो अगर मान लेते हैं कि ए देश है, ठीक है, और ये बी देश है, ठीक है, तो ए देश जो है, अगर साधन संपन्नता की बात करेंगे पहला कसौटी में, तो कहेगा इस देश में, जैसे ए को मान लेते हम इंडिया, ठीक है, और बी को मान लेते हैं हम यूएसए, ठीक है, अमेरिका में। तो कहते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया में जो साधन है, वो साधन मतलब उत्पत्ति के साधन, अर्थात लेबर ज्यादा है,
और अमेरिका में जो उत्पत्ति के साधन है यानी कि इसमें एल ज्यादा है, और अमेरिका में जो उत्पत्ति साधन है वो कैपिटल ज्यादा है, वो कैपिटल यानी के ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो लेबर एबंडेंट कंट्री है। इंडिया जो है लेबर एबंडेंट कंट्री है ये, अर्थात क्या है, भारत जो है श्रम संपन्नता भारत में ज्यादा है। और इसको कहेंगे यूएसए जो है ना कैपिटल एबंडेंट है, कैपिटल एबंडेंट कंट्री है, अर्थात पूंजी संपन्नता ज्यादा है, पूंजी प्रचुरता या संपन्नता ज्यादा है इसमें, ठीक है। तो ये रिसर्च पेपर में इन्होंने दिया, बताया कि भाई जो देश जिस चीज में एबंडेंट होगा, जिसकी उसकी प्रचुरता होगी, जिसमें उसकी सघनता होगी, वह देश उस वस्तु को बनाएगा जो लेबर से बनता है, जो लेबर के सहयोग से उत्पादन होता है। और वह देश जहां कैपिटल की एबंडेंस होगी, कैपिटल बहुत आयत मात्रा में पाया जाएगा, तो वहां पर जो है वह उस कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को बनाएगा, जैसे कपड़ा बनाता है, ठीक है। तो कहता है कि भारत को व्हीट यानी गेहूं का उत्पादन ज्यादा करना चाहिए, और इनको जो है चूंकि ये कैपिटल इंटेंसिव है, तो इनको क्लॉथ यानी कपड़े का ज्यादा उत्पादन कर, ये इनका सिद्धांत के आधार पर आया। आप देखिए क्या है कि अगर इंडिया लेबर एबंडेंट है, तो अगर इसको अदर सेल्स दूसरे भाव में लेंगे तो कैपिटल क्या है, कैपिटल स्कार्सिटी है, यहाँ स्कार्स है। और अगर अमेरिका पूंजी प्रचुरता है तो लेबर वहां क्या है, कम मात्रा में है, क्योंकि एक ज्यादा होगा तो एक कम होगा, तो यहां पर क्या हो गया, लेबर स्कार्सिटी हो गई, लेबर स्कार्सिटी हो गई, ठीक है, होना ही है। तो जैसे ही एबंडेंस होगा उसकी प्रचुरता होगी, तो अगर एक फैक्टर की प्रचुरता है तो दूसरे फैक्टर की स्कार्सिटी होगी, कमी होगा वहां। अगर यहाँ कैपिटल की एबंडेंट है तो यहाँ क्लॉथ का यानी जो इसका लेबर है, लेबर वहां महंगा होगा। आप देखिए प्राकृतिक रूप से क्या है, मांग जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जिसकी सप्लाई ज्यादा होती है उसका रेट क्या होता है, कम होता है, और जिसकी सप्लाई कम होती है तो उसका रेट क्या होता है, महंगा होता है। तो कहता है कि भारत में चूंकि लेबर एबंडेंस ज्यादा है, लेबर की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ लेबर कैसा होगा, सस्ता होगा, लेबर चीप होगा, लेबर चीप होगा, चीप सस्ता होगा। और चूंकि यहाँ पर पूंजी बहुत ज्यादा है तो यहाँ पूंजी क्या होगा, कैपिटल भी यहाँ चीप होगा, सस्ता होगा, कैपिटल चीप होगा, चीप सस्ता, ठीक है। तो अर्थात यहाँ कैपिटल का रेट कम होगा, यहाँ पूंजी का यहाँ लेबर का रेट कम होगा। तो जब कोई देश उसके पास बहुत श्रम है और वहां लेबर का रेट भी कम है, तो स्वाभाविक है उसको श्रम सघनता देश कहेंगे, हम लेबर इंटेंसिव कंट्री कहेंगे। और उस देश को लेबर इंटेंसिव या कंट्री है और लेबर सस्ता है, तो अगर कोई लेबर से सामान बनाएगा तो उसकी रेट भी क्या आएगी, सस्ता आएगी, उसका रेट यानी कॉस्ट भी सस्ता आएगा उसका, क्योंकि जब लेबर सस्ता है तो कॉस्ट भी सस्ता आएगा, और जब कॉस्ट सस्ता होगा तो दूसरे देश के तुलना में कम लागत में उसकी बन जाएगी, तो वह वस्तु एक्सपोर्ट कर सकेगा, क्योंकि उसकी वर्ल्ड में मांग हो जाएगी। ये रिसर्च पे आधारित सिद्धांत है। उसी तरह कहा कि कैपिटल यहाँ ज्यादा है अमेरिका में, तो स्वाभाविक है वह कैपिटल का रेट कम है, और जब कैपिटल का रेट कम है तो जो कैपिटल से जो वस्तु बनाई जाएगी उसका कॉस्ट भी कम आएगा, और जब कॉस्ट कम आएगा वर्ल्ड मार्केट में, पूरे दुनिया में, तो उसकी वस्तु की मांग विश्व में ज्यादा होगी, और जब मांग ज्यादा होगा तो वो निर्यात करेगा। तो जी एक्सेल रोलिन ने प्रूव किया, कहा कि भारत जो है व्हीट का एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, और अमेरिका जो है वह क्लॉथ का एक्सपोर्ट करेगा। अब चूंकि यहाँ लेबर महंगा है तो अमेरिका अगर गेहूं का उत्पादन करता है तो उसकी लागत ज्यादा आ जाएगी, और यहाँ चूंकि पूंजी महंगा है तो अगर ये क्लॉथ बनाता है जिसकी लागत ज्यादा आएगी, तो दोनों देश एक दूसरे के करीब आ जाएगा, और दोनों देश कहेगा भैया आप तुम मुझे कपड़ा दे दो, अब मैं तुम्हें गेहूं दे देता हूं। इस प्रकार दोनों अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने लगेंगे। तो 3 पॉइंट निकल के आया। एक पहला क्या आया कि फैक्टर जो है एबंडेंट है, और फैक्टर एबंडेंट होने का उसका रेट सस्ता है, और जब रेट सस्ता है तो उसकी कॉस्ट भी कम आती है, और जब कॉस्ट कम आता है तो बाजार में एक्सपोर्ट में मांग बढ़ जाती है। तो एक्सेल रोलिन साहब ने कहा कि वह अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ति करने के बाद वह जो बचे हुए ओवर प्रोडक्शन होगा तो वह बचे हुए चीज को एक्सपोर्ट करना। उसी प्रकार अमेरिका अपने कपड़े को बनाएगा, उसके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पूंजी है, लेबर है नहीं वहां, तो कपड़े जो बनेंगे वो कपड़े का कॉस्ट कम होगा, और इस देश में बनाने के तुलना में इसमें कम होगा, तो ये कपड़े को आयात कर लेंगे और ये गेहूं का आयात करेगा, दोनों मिलाकर इस तरह से दोनों का चलता रहे, इसका एक्सपोर्ट उसका इंपोर्ट बन जाएगा।
और इसका एक्सपोर्ट, इसका इंपोर्ट बन जाएगा, और इंडिया और जो है अमेरिका आपस में अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे। तो पहला क्या हुआ, फैक्टर एबंडेंट। दूसरा क्या हुआ, प्राइस उसका कम होना। तीसरा क्या हुआ, जो स्कार्सिटी है जिसकी, उस पर ध्यान नहीं देना, अर्थात उसके सहयोग से वस्तु नहीं बनाना, जो चीप है उससे बनाना ताकि रेट उसका कॉस्ट कम आए। और दोनों जगह कॉस्ट कम आता है तो कहता है कि इंडिया जो है गेहूं के स्पेशलाइजेशन करेगा और यूएसए जो है अपने क्लॉथ को स्पेशलाइजेशन करेगा, और दोनों आपस में व्यापार करेगा, दोनों का एक्सपोर्ट होता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि दोनों चीप वस्तु है। और दोनों अगर अपने यहाँ बनाता है तो दोनों का रेट जो है दोनों का महंगा पड़ेगा, इसलिए दोनों आपस में बैठकर बायलैटरल एग्रीमेंट कर लेंगे, द्विपक्षीय समझौता हो जाएगा और दोनों मिलकर व्यापार, विदेशी व्यापार को संपन्न। यही है एक्सर-ओलिन थ्योरी। तो एक्सर-ओलिन का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी देश, दो देश आपस में व्यापार तब करते हैं जब प्राकृतिक रूप से उसकी जो उत्पत्ति के साधन है, अर्थात लेबर और कैपिटल की उसकी एबंडेंस पाई जाती है, प्रचुरता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप अगर हम अमेरिका भारत को लेते हैं तो अमेरिका में पूंजी सस्ता है, इसलिए अमेरिका को पूंजी प्रधान वस्तुएं का निर्यात करनी चाहिए, उसमें उसको विशिष्टीकरण प्राप्त करनी चाहिए और पूंजीगत वस्तु का निर्यात करनी। जहां तक बात भारत की जाती है तो भारत में चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ पर श्रम सस्ता है, श्रम का एबंडेंस है बहुत ज्यादा है, मांग के तुलना में श्रम की आपूर्ति अधिक है, तो श्रम की आपूर्ति अधिक होने से श्रम का दर जो है, मजदूरी दर कम है, और कम होने से जो श्रम के सहयोग जो वस्तुएं बनती है उसकी लागत भी कम आती है। इसलिए भारत श्रम प्रधान वस्तु, जो लेबर इंटेंसिव गुड्स है, उसको प्रमोट करेगा, उसमें स्पेशलाइजेशन लाएगा और अल्टीमेटली वह अपने घरेलू उपयोग से ज्यादा उत्पादन करेगा और रेस्ट उत्पादन को वह एक्सपोर्ट करेगा। इस तरह से दोनों देश आपस में निर्यात करेंगे। इसलिए इस सिद्धांत को मॉडर्न थ्योरी भी कहा जाता है, फैक्टर इन्वायरमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक्सर-ओलिन ने इसको दो कसौटी पर इसको जांचा है। ठीक है, दो कसौटी क्या लिया, उसमें इससे बहुत सारी इसकी मान्यताएं हैं। ये सीरीज में समझ गया ना आप लोग, ये समझ लीजिएगा, यही है पूरे थ्योरी का सार। इसमें बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत फंसते हैं, इसीलिए बता रहा हूं, बस सिस्टम सीक्वेंस में याद रखिए। तो पहला कसौटी था ये, पहला कसौटी है इसमें क्या है कि फिजिकल एबंडेंस, ठीक है, एबंडेंस, ठीक है, और दूसरा है प्राइस, ठीक है, फिजिकल एबंडेंस ऑफ फैक्टर्स, और दूसरा है प्राइस ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया लिया गया है। पहला क्राइटेरिया लिया गया है कि मान लेते हैं कि दो देश है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये कैपिटल है, तो ए कंट्री का है और लेबर है ए कंट्री का। अब मान लेते हैं कि कैपिटल है बी कंट्री का और कैपिटल है लेबर है बी कंट्री, तो कहता है कि दोनों में अंतर हो जाएगा। दोनों में क्या अंतर होगा, अगर मान लेते हैं कि ये बड़ा है, अर्थात यहाँ पर कैपिटल बड़ा है और यहाँ पर लेबर सस्ता है, यानी यहाँ कैपिटल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया, ये फिजिकल क्राइटेरिया है, कैपिटल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेबर कम पाया जाता है, तो ज्यादा वाले को ऊपर रखते हैं, लेबर वाले कम लगते हैं। यहाँ पर कैपिटल कम मात्रा में पाया जाता है, लेबर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, अर्थात क्या है, कहीं न कहीं दोनों में अंतर है और इसी अंतर के कारण लागत में अंतर आती है और दोनों का व्यापार होता है। ठीक है, तो एक का एबंडेंस है, एक की स्कार्सिटी है, एक का एबंडेंस है, एक की स्कार्सिटी है। तो ये प्रूव करता है कि एक देश दूसरे देश की तुलना में अंतर है, किसमें, भौतिक साधन की उपलब्धता में अंतर है। अब स्वाभाविक है, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम सस्ता है, यूरेनियम बहुत पाया जाता है, भारत में अब्रक सस्ता है, कोयला सस्ता है, कोयला बहुत पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से कई देश ऐसे जहां जहां अपनी प्राकृतिक रूप से एबंडेंस पाया जाता है, तो इनके सिद्धांत के अनुसार इनको कहा कि इस तरह से होता है। दूसरा देखा जाता है क्राइटेरिया प्राइस पर। प्राइस क्राइटेरिया क्या, अगर मान लेते हैं कि पीएल यानी कि प्राइस ऑफ लेबर, या प्राइस या पीके ले लेते हैं या पीएल ले लेते हैं, प्राइस ऑफ कैपिटल एंड प्राइस ऑफ लेबर। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि हमारा है कंट्री ए का, 1A का कंट्री। अब दूसरा देखते हैं कि मान लेते हैं प्राइस ऑफ कैपिटल है और प्राइस ऑफ लेबर है और ये कंट्री है 2B का। ठीक है, यानी बी कंट्री का है, दूसरे कंट्री का है, पहले कंट्री का। अब दोनों के प्राइस में अगर डिफरेंशिएट होगा तो दोनों का व्यापार होगा। अब व्यापार क्या होगा, अगर वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है और लेबर वहां कम पाया जाता है तो वो कैपिटल गुड्स बनाएगा, सस्ता पड़ेगा, और अगर वह लेबर इंटेंसिव कंट्री है तो कैपिटल का गुड नहीं बना के लेबर का बनाएगा तो फिर ज्यादा सस्ता पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि अगर ये कंडीशन, तीन कंडीशन हो सकता है ना, कि पीके बटा पीएल इक्वल्स टू पीके बाय पीएल, ये हो गया ए कंट्री का, ये हो गया बी कंट्री का, तो बराबर में तो व्यापार होगा ही नहीं।
कोई न कोई कम ज्यादा होगा। यही तो कहता है, अंतर होती है दोनों में, दोनों के एबंडेंस में अंतर होता है, दोनों के प्राइस में अंतर होता है, और इसीलिए दोनों के कॉस्ट में अंतर आ जाता है। प्राइस में अंतर होने के कारण कॉस्ट में अंतर आता है, और इसलिए दोनों देश आपस में व्यापार करते हैं और सामान्य संतुलन बना लेते हैं, एक बैलेंस दोनों बना लेते हैं। इसलिए सिद्धांत का नाम सामान्य संतुलन का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समान संतुलन सिद्धांत भी कहा है। क्योंकि दोनों देशों में अलग अलग भौतिक वस्तुएं उपलब्ध होती है, कहीं लेबर सस्ता है, कहीं पूंजी सस्ता है, इसीलिए इसको एबंडेंट फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, साधन संपन्नता का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। तो कई तरह का है, इसे जो है आपका एक्सरोलिन थ्योरी भी, एचओ थ्योरी भी कहा जाता है। तो कई नाम है इसमें, ये चीज आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं। इसमें 2 डायग्राम ही है मात्र, ज्यादा नहीं है। मूल बातें यही आ गई, जो मूल बातें बताया आपको यही चीज। अब जैसे पहला हम लोग देखते हैं, देखिए पहला कसौटी जो इसका है वह पहला कसौटी है इसका आपका कि आपकी भौतिक कसौटी के रूप में। ठीक है, हमारे साधन संपन्नता है भौतिक कसौटी के रूप। तो देख लीजिए, साधन संपन्नता भौतिक कसौटी, फैक्टर एबंडेंस फिजिकल क्राइटेरिया। ठीक है ना। देखिए ये है पीपीसी है, एक देश का आपका वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको संभावना, उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं। ठीक है ना। वो क्या कहता है, वो कहता है कि 2 देश है। ठीक है, मान लेते हैं कंट्री ए है और कंट्री वी है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम वीट इंडिया के लिए बनाते हैं, वीट लेते हैं इंडिया के लिए, और ये लेते हैं क्लॉथ। तो क्लॉथ कैसा है, क्लॉथ लेते हैं यूएसए के लिए लेते हैं, अमेरिका के लिए। तो कहता है जो वीट है, गेहूं है, ये गेहूं इंडिया के लिए, क्योंकि ये क्यों करता है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव, और ये है कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ए बी इसका संभावना वक्र है और सी डी इसकी संभावना वक्र। अब देखिए इसको पहले समझिए खूब बढ़िया से, यही नहीं समझता है बच्चा। देखिए ये कहता है कि मान लेते हैं कि ए बी जो है, ए बी में यूएसए है, ये यूएसए का है, यूएसए का है पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और ये है इंडिया का पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यानी कितना उत्पादन कर सकता है। पहले ए बी को देखिए, देखिए ए बी में क्या कहता है, ए बी कहता है कि चूंकि ओ ए उत्पादन कर सकता है कपड़े का, और वह ओ बी उत्पादन कर सकता है गेहूं का। कौन, अमेरिका, यूएसए, इस रेखा पर। ठीक है, और भारत जो है सीडी के सहायता से कपड़े को कम बना सकता है और गेहूं को ओडी, गेहूं का उत्पादन ओडी कर सकता है भारत। ठीक है, देखिए यहां पर क्या करता है यूएसए, यूएसए क्या है, यूएसए क्लॉथ बनाता है। तो मैक्सिमम क्लॉथ कितना बना सकता है, मैक्सिमम क्लॉथ बना सकता है ओए। ठीक है, ओए क्लॉथ बना सकता है। और जो है व्हीट कितना पैदा कर सकता है, व्हीट बताइए, ओबी, ओबी कर सकता है। यहां तक क्लियर है। इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया जो व्हीट का उत्पादन करेगा गेहूं का, वो कितना करेगा मैक्सिमम, ओडी कर सकता है, ओडी। और मिनिमम जो है वह कपड़े का कितना उत्पादन कर सकता है, ओसी, और क्लॉथ का ओसी कर सकता है, अर्थात इतनी इसकी क्षमता है। ठीक है ना। अब जो है अब देखिए, तो ये क्या साबित हो रहा है, इस दोनों डायग्राम से साबित होता है कि गेहूं के तुलना में अमेरिका जो है कपड़ा अच्छा बना सकता है ज्यादा मात्रा में। क्योंकि अगर एक इकाई गेहूं उत्पादन में मान लेते हैं कि 100 श्रम यहां लगा और 100 इकाई में कपड़ा ज्यादा बना रहा है, ओए बना रहा है, जबकि ओ भी बना रहा है। यहाँ पर क्या है, तो ओ ए है ग्रेटर देन ओ बी है, और यहाँ पर ओ डी ग्रेटर देन है ओ सी है। अब आप हमको बताइए कि अमेरिका को क्या बनाना चाहिए ज्यादा। अगर 100 इकाई श्रम में गेहूं इतना उत्पादन करता है, उसी 100 इकाई श्रम में ओए का कपड़ा बनाता है, मान लेते हैं कि 100 इकाई है, 100 है ना, आपको जो है लेबर आप लगा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं, और यहाँ भी 100 लेबर लगा, दोनों का एक इकाई। तो क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए अमेरिका को, अमेरिका को गेहूं कम मात्रा में उत्पादन कर रहा है ना, और कपड़ा ज्यादा कर रहा है, तो वो एक कपड़ा पर उसको फोकस करना चाहिए। अब भारत को क्या करना चाहिए, ओसी के तुलना में ओडी गेहूं ज्यादा कर रहा है, तो ओडी इसको गेहूं का उत्पादन करना चाहिए, करेगा। तो अब ये कहते हैं कि आप कपड़े में अपना मेहनत क्यों करते हैं, श्रम को, इस सारे श्रम को यहां शिफ्ट कर दीजिए। तो जब इतना ही श्रम में इतना कर रहा है, जब ये शिफ्ट कीजिएगा तो इसका उत्पादन क्या होगा, बढ़ जाएगा।
और ये श्रम इधर लगा दीजिए, इसका उत्पादन यहाँ चला जाएगा, बढ़ जाएगा। यही चीज तो समझना है कि जैसे ही श्रम को शिफ्ट कीजिएगा तो आपका उसका उत्पादन ओवर होगा। और डोमेस्टिक बाजार में आपका इतना मांग है कपड़े का और इतना मांग है गेहूं का, और जो है और इंडिया का जो है गेहूं ओडी उत्पादन होता है घरेलू बाजार में, और बाहर में इसमें कपड़े इतना मांग है इसका घरेलू बाजार में। तो कहता है कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे, अगर इंडिया इंपोर्ट करता है कपड़े को किसके साथ, अमेरिका के साथ, तो वो ओए कपड़ा उसी लागत में ले सकता है, अर्थात एसी के बराबर ज्यादा उसको कपड़ा मिल जाएगा उतना ही लागत में। और यही चीज अगर गेहूं आयात करता है अमेरिका, तो जो अपने उत्पादन कर रहा था वो भी कर रहा था, लेकिन जब भारत के साथ समझौता करेगा तो उसको कितना मिलने लगेगा, बीडी के बराबर ज्यादा मिलेगा। अर्थात श्रम की इकाई के तुलना में जहां एबंडेंस ज्यादा है, तो कहता है कि जब एबंडेंस ज्यादा हो तो वैसी स्थिति में अमेरिका को कपड़े पर स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए और गेहूं का उत्पादन में भारत को स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। अपना श्रम जो है वो ओसी में नहीं बर्बाद करना चाहिए, और इनको अपना श्रम ओबी में बर्बाद नहीं कर, दोनों आपस में एक दूसरे से व्यापार कर लीजिए और मिल जाइए, और मिल के आप कर सकते हैं वहां पर। अगर इसका हम प्राइस लाइन से अगर तुलना करें, हम मान लेते हैं, ठीक है ना, तो अगर प्राइस लाइन से आप तुलना कीजिएगा तो प्राइस लाइन खींचिए, देखिए कहाँ इसको स्पर्श करता है। किसी का माइक जो है ना, माइक थोड़ा सा ये है माइक, उसको ही कर लीजिए, ठीक है। अगर एक्सपेंशन पाथ हम बनाएंगे तो एक्सपेंशन पाथ देखिए यहाँ पे, तो थोड़ा सा हटाते इधर लिखते हैं यहाँ, तो ये जो एक्सपेंशन पाथ बनेगा उत्पादन का, ये इसको यहाँ कट रहा है, ये इसको यहाँ कट, ठीक है, समझ रहा है ना। तो कहता है कि अगर इसकी प्राइस लाइन बनेगी तो प्राइस लाइन जो आएगा, स्केल रख के खींचिएगा आप लोग, अब समझ गया ना कौन इंडिया है कौन भारत है, यहाँ लिखने की जरूरत भी ज्यादा नहीं है। तो आप देखिए ये यहाँ पर इसको स्पर्श कर रहा है, अर्थात यहाँ इसका जो अंतरराष्ट्रीय प्राइस लाइन ये आएगा। इसका नाम आप दे सकते हैं, इसका नाम ई और इसका नाम एफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए इसका स्पर्श कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका नाम आप दे दीजिए आर और एस। देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये एम और एन पर स्पर्श कर रहा है। तो एक्सपेंशन पाथ में कह रहा है कि इसकी जो लागत आ रही है, जो प्राइस लाइन जो खिंचाएगा, इसकी जो मूल्य रेखा खिंचाएगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो दोनों का अलग अलग पॉइंट पर स्पर्श करता है। अर्थात उत्पादन का पैमाना देखिए यहाँ पर से जो है, ये लागत इसका है आर एस के बराबर, इसकी लागत है ई एफ के बराबर। अर्थात यहाँ पर इतने उत्पादन में इतना एफडी के बराबर यहाँ लाभ होता है, और इसको ईए के बराबर यहाँ लाभ होता है, ठीक है ना। जबकि उसका कीमत उसको ओ आर चुकाना पड़ता है, और इसका कीमत जो है ओ एफ चुकाना पड़ता है, ओ एस के जगह पर ओ एफ चुकाना पड़ता है अगर इससे व्यापार करता है तो अमेरिका से। और ये अगर करता है तो इसको इतना लागत नहीं चुका के, बल्कि इतना ही चुकाना पड़ता है, ठीक है ना, ये ओ आर के बराबर करना। तो प्राइस लाइन भी बताता है कि आपका दोनों का जो है कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, गेहूं के उत्पादन पर भी और कपड़े के उत्पादन पर भी, जो कि एम एन के एक्सपेंशन पाथ के बराबर आपको उत्पादन का पैमाना, तो मतलब इसीलिए भी एक्सपेंशन पाथ ले कि दोनों को बराबर बांटा गया है और दोनों को बराबर बांट के किया गया। तो ये कहता है किसमें, फिजिकल क्राइटेरिया एबंडेंस में, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बता दिया गया कि अगर फिजिकल एबंडेंस होगा कोई भी कंट्री, तो अगर प्राइस लाइन की तुलना करेंगे एक्सपेंशन पाथ से, तो दोनों के पीपीसी को एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्केल से खींचेगा तो एक पर करेगा, और इसको अगर करेंगे तो इस बिंदु से अगर मिला दीजिए कहाँ बैठता है, तो देखिए यहाँ खींचता है, और इसे बैठता है तो यहाँ आता है। तो डिफरेंशिएट अंतर हो जाता है दोनों के लागत में, और यही लागत अंतर के कारण क्योंकि यहाँ पर गेहूं श्रम सस्ता है, इसलिए इसकी लागत कम आती है इस वस्तु का। इसका यहाँ पर पूंजी सस्ता है, इसलिए इसका लागत कम आता है, ठीक है ना। देखिए ये जो है, ये हमारा एक्सपेंशन पाथ है। एक्सपेंशन पाथ हमारा पहला जो इंडिया का पीपीसी है उसको एन बिंदु पर टच कर रहा है, ठीक है, इंडिया के पीपीसी को एन पर टच कर रहा है, और यूएसए के पीपीसी को कर रहा है एम पर टच, ठीक है। तो देखिए लागत के रूप, अगर हम प्राइस लाइन से तुलना करेंगे, देखिए किसका प्राइस लाइन है, ये अमेरिका की प्राइस लाइन, ठीक है ना। तो अमेरिका का जो प्राइस लाइन है, अगर ये अमेरिका बनाता है अपना, तो इसकी लागत ओ आर बैठेगी, ठीक है, ओ आर लागत बैठेगी। तो ओ आर लागत में ही
एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो OR में ही उसको OS के बराबर वस्तु मिल जाएगी। ठीक है, इतना ही लागत में उसको इतना मिल जाएगा। किसको? अमेरिका को। अर्थात उसका गेहूं का आयात करने पर उसको फायदा होगा। अब देखिए भारत को क्या है, भारत का जो है, भारत अगर कपड़ा आयात करता है तो कपड़ा अगर उसको करना था तो जैसे यहाँ देखिए OF है, EF है, इसका जो प्राइस लाइन रेखा सबका लिख दीजिए ना, तब समझ में आ जाएगा। देखिए EF जो है, EF रेखा, EF प्राइस लाइन किसका है? PL है। किसका है EF? देखिए EF किसका है? अमेरिका का है, अमेरिका USA का है। अब देखिए RS जो है, RS रेखा, ये किसका है? किसका प्राइस लाइन है? इंडिया का है। RS रेखा प्राइस लाइन है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, ये कहता है कि आपका जो है, जैसे इंडिया का जो RS जो OR कीमत रेखा आती है, तो अगर ये बनाता इंडिया तो OC इसको पेमेंट करना पड़ता कपड़ा के लिए। लेकिन अगर OR पेमेंट पर ही उसको जो है, तो OC अगर खर्च करता तो OD तक ही मैक्सिमम उसको मिल पाता। यही ना था इसका PPC यही बता रहा है। लेकिन इसको उतना ही लागत में OR में इससे दुगना लागत अर्थात OS के बराबर इसको मिल जाता है। ठीक है, उत्पादन मात्रा में। अमेरिका का भी वही है, अमेरिका अगर खर्च करता तो उसको OB के बराबर होता, लेकिन ये OF के बराबर पेमेंट करके वह अपने से भी ज्यादा अर्थात इससे भी ज्यादा OE के बराबर उसको उत्पादन करके वह एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ओवर प्रोडक्शन होने से EA के बराबर ज्यादा करके एक्सपोर्ट करेगा और इसका ओवर प्रोडक्शन होने से DS के बराबर ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। तो ये जो अतिरिक्त लाभ मिलेगा दोनों देशों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेबर सस्ता है, तो जब सस्ता लेबर मिलेगा तो उत्पादन ओवर होगा तो आप एक्सपोर्ट करेंगे। अगर डोमेस्टिक यूज के लिए आप रख लेते हैं तो DS एक्सपोर्ट कर देंगे, अगर डोमेस्टिक यूज के लिए आप OA रखते हैं तो ये एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये एक्सपोर्ट का पार्ट हो गया, ये एक्सपोर्ट का पार्ट हो गया दोनों देशों के लिए। ये लागत की बात बताती है, OR इसकी लागत आती है, इसकी लागत OF आती है। तो इस तरह से दोनों के लागत का अंतर आता है और यही कारण है दोनों एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, इसका एक डायग्राम एक दूसरे तरह भी बनता है, उसमें हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन फिर और कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा। उसको CIC के द्वारा दिखाया जाता है ना, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व को फिर मैच करके फिर दिखाया तो और कॉम्प्लिकेटिव होता है। सबसे इजी डायग्राम यही आपका है।